आज हम तीसरी चीज पढ़ेंगे, इसका नाम होगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी में चुंबकत्व तो है, इसके प्रमाण भी हमने देखा, सोर्स भी समझ लिए। लेकिन अब पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित जो बातें हमको स्टडी करना है, जो कैलकुलेशंस हमको करने हैं, वो इसी पार्ट में हो जाएंगे आपके। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको स्टडी करना है तो उसे आपको 3 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। देखिए 3 पार्ट में क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और सदिश राशि में 2 चीजें होती हैं, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो जब हम पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे ना, उसमें भी ये 2 चीजें पढ़ेंगे। एक तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है कितनी, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, परिमाण के बारे में। दूसरा उसकी डायरेक्शन के बारे में। अब आप सोचेंगे तो 2 ही चीजें हुई, आप तो 3 बोल रहे थे। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है ना, इसको हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जो कि 3 डायमेंशनल फील्ड है, त्रिविमीय क्षेत्र है। और त्रिविमीय क्षेत्र है इसलिए डायरेक्शन में हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे। तो एक पार्ट किसका होगा? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का, और बाकी 2 पार्ट किसके रहेंगे? उसकी डायरेक्शन के। डायरेक्शन के 2 पार्ट क्यों हो गए, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। तो फिर जब हम आगे बताएंगे तो आपको जल्दी चीजें समझ में आएंगी। तो डायरेक्शन के 2 पार्ट ऐसे हो गए बेटा, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ये मेरे पास एक कंपास है, अब सब लोग जानते हो, समझते हो, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। दूर से अभी मैं आपके पास पहुंचा दूंगा, फिर आप देख लीजिएगा। तो ये कंपास है, मैग्नेटिक नीडल इसके अंदर लगी हुई है। इस नीडल में बात आई है तो मैं बता दूं, एक आधा हिस्सा इसका रेड कलर का है और आधे में इसमें सिल्वर कलर लगा हुआ है। तो जो रेड कलर का पार्ट है, हाफ पार्ट, वो इस नीडल के नॉर्थ पोल को शो करेगा, और जो दूसरा सिल्वर कलर का पार्ट बना हुआ है वो इसके साउथ पोल को शो करेगा। रेड नॉर्थ को और सिल्वर कलर साउथ पोल को। क्लियर? हमने देखा कि ये जो मैग्नेटिक नीडल होता है ना, हम चाहें तो इसको घूमने के लिए 2 प्रकार से फ्री कर सकते हैं। हम इसको रोटेशन के लिए 2 फ्रीडम दे सकते हैं। कैसे रोटेशन के लिए 2 फ्रीडम दे सकते हैं? अभी हमने इसको ऐसा रखा हुआ है, तो इसमें जो नीडल है वो नीडल ऐसी है इसके अंदर। अब ऐसे रखेंगे आपको दिखेगी नहीं, इसलिए मैं बता दूं नीडल ऐसे है इसकी। इसमें जो पाइवट लगा हुआ है वो ऐसे पाइवट लगा हुआ है। तो जब ऐसा पाइवट आप लगाएंगे तो ये नीडल ऐसे घूम सकेगी केवल। ये कैसे घूम रही है? ये क्षैतिज तल में घूम रही। देखो पाइवट कैसा लगा हुआ है? ऊर्ध्वाधर। लेकिन उस सिचुएशन पे जो ये मैग्नेटिक नीडल होगी आपकी, उस वक्त ये मैग्नेटिक नीडल क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। वो ऐसा घूम के ऐसे ऐसे कर सकती है। तो एक तो स्वतंत्रता ये नीडल के पास हो सकती है। दूसरी स्वतंत्रता, हम चाहें तो उसको घूमने के लिए हम दे सकते हैं, ऊर्ध्वाधर भी उसको घुमा सकते हैं। लेकिन उस वक्त उसे मुझे पाइवट की पोजीशन बदलनी पड़ेगी। पाइवट कैसे फिर उस समय पाइवट हम ऐसे लगाते हैं, ऐसा पाइवट लगाते हैं दोनों तरफ से। अभी इसमें केवल एक तरफ से लगा है, काहे के मारे? रखना ही तो है इसको, और घूमे ऐसे आराम से। इसीलिए जब आप इसको ऐसा कर देते हो ना, तो फिर ये आगे का जो ग्लास लगा हुआ है इसमें, उस ग्लास में जैसे आप ऐसे है तब तो ये घूम रही है खूब आराम से। लेकिन जैसे हम इसको ऐसा करते हैं तो ये चीज जो है वो ग्लास में अटक जाती है ऐसे आके। अब अटक जाएगी तो घूमना बंद कर देगी। इसलिए ये जो मैग्नेटिक कंपास बना हुआ है, इसकी नीडल सिर्फ एक दिशा में घूमने के लिए स्वतंत्र है, और वो कौन सी दिशा है? क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। पाइवट इसका कैसा है? ऊर्ध्वाधर। अगर आप चाहते हैं कि एक मैग्नेटिक नीडल ऐसी हो जो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाए, तो फिर उसके लिए मुझे दोनों ओर से ऐसे पाइवट लगाने पड़ेंगे, दोनों तरफ से ऐसा लगा देंगे हम उस पर, और फिर हम इसको ऐसा घुमा सकते हैं। अब ऐसे नहीं बनेगा मुझे बताते हुए, पर ऐसा पाइवट लगाएंगे तो ये ऐसा घूम सकेगी।
अब देखो पाइवट कैसा है, क्षैतिज, क्षैतिज है, और नीडल कैसी है, ऊर्ध्वाधर। तो अगर हम ऐसी नीडल बनाते हैं तो ये किस तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, क्षैतिज तल में कि ऊर्ध्वाधर तल में, ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। पाइवट मत देखिए, सुई देखो किस तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र है, ऊर्ध्वाधर तल में। अगर पाइवट हम ऊर्ध्वाधर लगा देंगे तो ये नीडल किस दिशा, किस तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी, क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। तो दो तरह से रोटेशन का फ्रीडम हम नीडल को दे सकते हैं। हमने ऐसी भी बहुत सारी नीडल बना के रखी है, हमने ऐसी भी बहुत सारी नीडल बना के रखी है। वो वाली नीडल हमारे पास है नहीं, ये सिर्फ क्षैतिज तल में घूमने वाली नीडल हमारे पास है। पर यू कैन इमेजिन कि वो कैसी बनी होगी, दोनों तरफ से उसमें ऐसा लगी होती हैं कीलें, और फिर उसको आप ऐसा ऊपर से नीचे ऐसा घुमा सकते, रोटेट करवा सकते। ये दो चीजें। अब सबसे पहले हमने क्या किया, हम देखते ये हैं कि जब हम इसको क्षैतिज ऐसे, इसको ऐसे रखते हैं तो इस समय ये किस तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, क्षैतिज तल में। तो हमने क्या देखा, इसका नॉर्थ इस तरफ शो हो रहा है और साउथ इस तरफ, ऐसे सुई हमको दिखाती है नीडल इसकी। जबकि आप जहां पर बैठे हैं यहां पर एक्चुअली अगर आप हमसे पूछेंगे तो इधर की तरफ नॉर्थ है और इधर की तरफ साउथ हम लोग मानते हैं, ऐसा मानते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, आप जहां पर बैठे हैं आपका फेस इस समय साउथ की तरफ है, दक्षिण की तरफ, और आपकी जो बैक है वो नॉर्थ की तरफ। मैग्नेटिक कंपास को हमने क्षैतिज तल में घूमने की स्वतंत्रता दी तो इसने हमें ऐसे दिखा दिया। हम जो नॉर्थ साउथ देख रहे हैं वो कैसा है, वो तो ऐसा है, ऐसा, इधर की तरफ नॉर्थ, इधर की तरफ साउथ। हमारे हिसाब से जो नॉर्थ है और जो साउथ है, ये नीडल उस वाले नॉर्थ और साउथ में नहीं रुकती। देखा आपने, ये कैसा रुकती है, ये ऐसे रुकती है, टेढ़ी। और हमारे नॉर्थ साउथ तो हम ऐसे मान रहे हैं बचपन से यहां पे। तो ये सुई, ये मैग्नेटिक नीडल, ये चुंबकीय सुई हमारे द्वारा बनाए गए नॉर्थ और साउथ को डिक्लाइन करती है, मना करती है। हम कहते हैं ये नॉर्थ साउथ है, वो बोलती है नहीं भाई ये नॉर्थ साउथ है। तो मना करना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिक्लाइन करना। इसलिए ये क्या करती है, डिक्लाइन करती है। तो एक पार्ट तो ये हो जाएगा, कितने कोण से वो मना कर रही है, कितने कोण से वो डिक्लाइन कर रही है। एक तो हम ये पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, हिंदी में उसका नाम रखेंगे दिक्पात कोण, दिक्पात कोण। एक चीज ये सबको समझ में आ गई, ठीक। दूसरी चीज, अब हम एक ऐसी कंपास लाएंगे, एक ऐसी मैग्नेटिक नीडल लाएंगे जिसको हम ऊर्ध्वाधर तल में घूमने की स्वतंत्रता दे देंगे। हम क्या कर देंगे, उसको ऊर्ध्वाधर तल में घूमने की स्वतंत्रता दे देंगे। ये बिल्कुल काम नहीं करेगी आपकी। उस वक्त हम क्या देखते हैं कि जब हम, अब ये सुई ऐसी हमने बनाई कि ये सुई ऐसे ऐसे घूम सकती है। अब ये किस दिशा में घूम सकती है, ऊर्ध्वाधर तल में। ऐसे पाइवट बना लिए क्षैतिज हमने, फिर से हमने इसको रखा। अब जब हमने इसको रखा तो हम फिर इसको देख के हैरान हो गए। हम क्या देखते हैं, हम तो सीधा इसको नॉर्थ मानते हैं, इधर साउथ मानते हैं। पर इस सुई ने क्या किया कि जब हमने इसको ऐसा रखा तो ये सुई ऐसे हो जाती है, बिल्कुल क्षैतिज नहीं रहती, बिल्कुल क्षैतिज नहीं रहती। ये क्या करती है, क्षैतिज दिशा से थोड़ा सा झुकी हुई रहती है। पूरी दुनिया में कहीं कहीं जाओगे तो ये क्षैतिज से थोड़ा ऐसा उठी हुई भी रहती है, मिलेगी आपको। कहने का मतलब यूं, झुकी रहना, उठी रहना, इससे में कोई मतलब नहीं है। पर पूरी दुनिया में हम जा जाके इसको चेक करके अगर देखेंगे, और कैसा, ऊर्ध्वाधर तल में स्वतंत्रता दे करके इसको, कि ऊर्ध्वाधर तल में घूमने की स्वतंत्रता है। और उस वक्त जब आप अलग अलग जगहों पे जाओगे तो कहीं कहीं पर क्षैतिज रहेगी, कहीं कहीं पर इतना झुकी रहती है, कहीं कहीं पर इतना झुकी होती है, और कहीं कहीं पर तो बिल्कुल ऐसा लंबवत, बिल्कुल ऐसी रहती है, कहीं कहीं पर ऐसा उठी हुई ऊपर की तरफ रहती है। तो जगह जगह पर
हर जगह अगर जगह बदल दें तो ये सुई क्षैतिज दिशा में नहीं रहती, ये कभी थोड़ा सा क्षैतिज से नीचे झुकी हुई, कभी क्षैतिज से थोड़ा सा ऊपर उठी हुई हमको डायरेक्शन दिखाती है। अगर ये ऐसे है, इसका मतलब इसने हमको पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ दिखाया, ऐसा दिखाया इसने। अगर ये हल्का सा उठी हुई है तो इसने हमें पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऐसा दिखा दिया। तो इसके मुताबिक कहीं कहीं पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऐसा नीचे की तरफ होता है, कहीं कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऊपर की तरफ होता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहे ऐसा नहीं होता। तो एक ये भी हम पढ़ेंगे कि क्षैतिज नहीं रहती, क्षैतिज से थोड़ी झुकी हुई या उठी हुई रहती है। तो जितना क्षैतिज से वो झुकी हुई या थोड़ा सा उठी हुई रहती है, उसमें भी क्षैतिज दिशा के साथ एक एंगल बनता है। वो जितना भी एंगल बनता है, जितना भी कोण बनता है, वो एंगल भी हमको स्टडी करना है। तो डायरेक्शन के दो पार्ट हो गए। देखो, एक पार्ट कौन सा, बिल्कुल हमारे नॉर्थ साउथ से एग्रीमेंट नहीं रहता है, इसका थोड़ा सा हमारे नॉर्थ साउथ से ये ऐसी रहती है, हमारे नॉर्थ साउथ से थोड़ा एंगल से मना करती है, डिक्लाइन करती है। दूसरा, अगर हम ऊर्ध्वाधर तल में घूमने की स्वतंत्रता दे दें उसको, तो ये बिल्कुल क्षैतिज नहीं रहती, कहीं कहीं पर ऐसा थोड़ा नीचे झुकी हुई और कहीं कहीं पर थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ उठी हुई रहती है। दो डायरेक्शन आ गई कि नहीं आ गई? तो ये दो डायरेक्शन हमको पढ़नी है। ये जो दूसरा वाला एंगल है, पहले वाले एंगल का नाम क्या रखा था, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, हिंदी में दिक्पात कोण। दूसरा वाला एंगल जो कि क्षैतिज से नीचे या ऊपर की ओर बनता है, इसको हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक नीडल ने डिप कर दिया है। डिप करना मतलब झुक जाना, तो ये झुक गई है, इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया एंगल ऑफ डिप। हिंदी में इसका बोला करेंगे नति अथवा नमन कोण, इसका नाम रख देंगे नति अथवा नमन कोण, एंगल ऑफ डिप कहा करेंगे। तो ये तो हो गई दो डायरेक्शन की बातें। तीसरी चीज जो हम परिमाण इसका पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड जो इसका पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होती है। तो अब प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ रही थी, मैं एक काम करता हूं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कितने अवयव होंगे, 3। एक कौन सा मैंने बताया, दिक्पात कोण, दूसरा कौन सा बताया, नति अथवा नमन कोण। दोनों बातें क्लियरली आपके माइंड में समझ आ रही हैं आपको? ओके, तो हम यहां पर एक लाइन लिख देते हैं जरा सबसे पहले कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 3 अवयव होते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के मुख्य तीन अवयव होते हैं। पहला दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। दूसरा नति अथवा नमन कोण, जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे एंगल ऑफ डिप। तीसरा एलिमेंट क्या होगा पृथ्वी के चुंबकत्व का? अब जैसा हमने देखा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम परिमाण भी पढ़ना चाहते हैं। डायरेक्शन 2 पार्ट में हो गई, अब परिमाण की बात करेंगे। परिमाण को लेकर जब ये सब कुछ चला कि परिमाण पढ़ना है, तो परिमाण हम कैसे पढ़ेंगे? प्रॉब्लम हमारे पास ये आ रही थी कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो कभी तो क्षैतिज से ऐसा नीचे की ओर झुकी रहती है, कभी कभी कहीं कहीं पर क्षैतिज से ऐसा ऊपर की तरफ उठी रहती है। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैग्नेटिक नीडल अगर हमको ऐसा दिखाती, शो करती है, इसका मतलब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन पे है, और जिस स्थान पर हमको ऐसा शो करती है नीडल, इसका मतलब वहां पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये वाली है। अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हम इस दिशा में पढ़ेंगे या हम इस दिशा में पढ़ेंगे।
ये हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई। तो हमने इसका एक बड़ा अच्छा रास्ता ढूंढा। क्या अच्छा रास्ता ढूंढा? समझ आ रही बात मैं जो बता रहा हूं आपको, कि कहीं कहीं पर नीडल ऐसे है, कहीं ऐसे है। तो हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण पढ़ेंगे वो इस दिशा में पढ़ें कि इस दिशा में पढ़ें, ये प्रॉब्लम हमारे सामने है। तो हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा और बड़ा अच्छा सॉल्यूशन ढूंढा। क्या सॉल्यूशन? हमने कहा हम जहां रहते हैं अर्थ पे, हमारी सारी गतिविधियां, हमारे सारे मूवमेंट कैसे हैं? तो आंसर है क्षैतिज। कोई ऐसा दीवार पे तो नहीं चलता ना? आप में से तो कहीं चलता दीवार पे? चलते हैं आप लोग? नहीं ना? तो हमारे सारे मूवमेंट कैसे हैं? क्षैतिज। अगर हम लैब में भी एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो हमारी सारी टेबल, उसकी फर्श, हर कुछ कैसा रखा हुआ है? क्षैतिज। उस पर अगर कोई हम इंस्ट्रूमेंट भी रखने जाएंगे वो भी कैसा रखेगा? क्षैतिज। तो हमने बोला ना तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हम इस डायरेक्शन पे स्टडी करेंगे और ना ही तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हम इस डायरेक्शन पे स्टडी करेंगे। हम पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र केवल एक दिशा में पढ़ेंगे और वो होगा क्षैतिज दिशा में। अगर ऐसा होगा, अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है बाई चांस और यह दिशा क्षैतिज है, कहीं पर अगर यह दिशा क्षैतिज है और यह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन चाहे जैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा अर्थ का, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को BE से लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। चाहे नीचे की तरफ झुकी हुई सुई दिखाएगी या ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा, हर हाल में स्टडी हमको किसको करना है? क्षैतिज दिशा में पढ़ना है। और क्यों पढ़ना है आपको समझ आ गई बात? अब उसके लिए क्या करोगे आप? तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, जितने एंगल से झुकी हुई होगी वो एंगल हम देख लेंगे और इसका इस तरफ घटक बना लेंगे, कंपोनेंट। तो BE का इस तरफ घटक क्या आएगा? BE cos थीटा। जिस तरफ एंगल होगा उस तरफ cos। इसका इस तरफ घटक कितना आएगा? अगर ये एंगल है तो BE cos थीटा। तो हमने बोला कि सुई किसी भी दिशा में मुझे दिखाएगा, आई डोंट केयर, बट वी विल स्टडी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अवर अर्थ ओनली एंड ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र केवल और केवल किस दिशा में स्टडी करेंगे? क्षैतिज दिशा में। बिकॉज अवर ऑल मूवमेंट्स, फ्लोर ऑफ अवर लेबोरेटरी, टेबल ऑफ अवर लेबोरेटरी, दिस ऑल और हॉरिजॉन्टल। ये सब के सब कैसे हैं? क्षैतिज। तो आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने जाओगे, क्षैतिज। आप चल रहे हो, क्षैतिज। आपकी जितनी गतिविधियां हैं सब क्षैतिज। तो ऐसा क्यों पढ़ेंगे हम? या ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्यों पढ़ेंगे भैया? हम नहीं पढ़ेंगे ऐसा, हम तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ही पढ़ेंगे। अब है ऐसा और पढ़ना आप क्षैतिज चाहते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको घटक तो बनाना ही पड़ेगा। इसलिए हम केवल यही वाला मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे बस। इसलिए हमने बोला कि हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक पढ़ेंगे? क्षैतिज घटक। ये तीसरा एलिमेंट हमने बना लिया। तो तीसरा एलिमेंट बना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ये मेनली 3 एलिमेंट्स केवल बने, बस इन्हीं को हमको बारी बारी से स्टडी करना है कि क्या होता है दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डीप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए अब इसमें से एक को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किसको? दिक्पात कोण। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं एंगल
ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ी सी चीजें पहले हम समझते हैं। जो बातें आपको सबसे पहले देखनी है वो कुछ डायरेक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप जरा गौर कीजिएगा। आप जानते हैं हमने हमारी अर्थ पर डायरेक्शन के पूरे पूरे दो सिस्टम बना के रखे हैं। कैसे? सबसे पहले जब हमारे पास मैग्नेट वाला सिस्टम नहीं था तो हमने जो डायरेक्शंस बनाई थी वो सन को देख के बनाई हुई थी, सूर्य को देखकर। कैसे? हमने देखा कि हमारी अर्थ पर हमको एक जगह से सूर्य सनराइज दिखता है, कि इधर सनराइज होता है, और उसके दूसरे साइड अपोजिट डायरेक्शन पे दिखता है कि वहां पर जाके सन सेट हो जाता है। तो एक साइड हमको सनराइज दिखा और दूसरी साइड हमको क्या दिखा? सनसेट। तो हमने एक काम किया कि सनराइज वाली डायरेक्शन का नाम हमने रख दिया ईस्ट, पूरब, और जिस दिशा में सनसेट हुआ उसका नाम हमने रख दिया पश्चिम। तो ऐसे देखिए आप, हमने देखा कि यहां से सनराइज हुआ और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे इधर जाकर के सनसेट हो गया। यहां पर क्या हुआ? सनराइज, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया? ईस्ट, और यहां जाकर के सनसेट हो गया, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया वेस्ट, और दोनों को मिलाती हुई एक लाइन बना दी। इसके बाद इस लाइन के लंबवत एक लाइन बनाई हमने, ऐसा बिल्कुल परपेंडिकुलर, और इनमें से एक डायरेक्शन का नाम हमने रख दिया नॉर्थ और दूसरी डायरेक्शन का नाम हमने रख दिया साउथ। समझ आया? तो ये डायरेक्शंस हमने क्या देख के बनाया? सन को देख के बनाया। सन अपनी डायरेक्शन क्यों बदलता है? तो आंसर है, सन वैसे तो अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता, हमको बदलता हुआ दिखता है। डायरेक्शन तो हमारी अर्थ बदलती है ना, क्योंकि सन के चारों तरफ, हमारी अर्थ के चारों तरफ सन नहीं बल्कि सन के चारों तरफ हमारी अर्थ रोटेट करती है। तो ये जो इसकी डायरेक्शंस मुझे दिख रही ना अलग अलग, ये डायरेक्शन सन की वजह से नहीं है, एक्चुअली दीज आर ड्यू टू मोशन ऑफ अर्थ। ये पृथ्वी की गति की वजह से है। और पृथ्वी की गति के बारे में कुछ भी आप कहां पर पढ़ते हैं? भूगोल में। पृथ्वी के बारे में आप कुछ भी, उसकी गति के बारे में पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, आप कहां पर पढ़ाई करते हैं? भूगोल में। भूगोल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। तो हमने क्या बोला कि ये डायरेक्शंस किस वजह से हैं? आंसर है, ये डायरेक्शन पृथ्वी की गति की वजह से है, और इनको स्टडी हम लोग कहां करते हैं? जियोग्राफी में। इसलिए यहां जो डायरेक्शंस बनी है ना, उन डायरेक्शंस के साथ हमने एक एडजेक्टिव लगा दिया जियो। जियो मतलब अर्थ। समझ रहे हैं? तो ये क्योंकि सब डायरेक्शन किसकी वजह से बनी? पृथ्वी की गति की वजह से, इसलिए ये जो नॉर्थ बना ना, इसका नाम हमने रख दिया जियोग्राफिकल नॉर्थ। जिसे आप हिंदी में भौगोलिक उत्तर कहते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे आप? भौगोलिक उत्तर। और इसे क्या बोलने लगे हम? इसे बोलने लगे जियोग्राफिकल साउथ। हिंदी में इसको हमने बोला भौगोलिक दक्षिण। तो भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण क्या होता है, समझ आ गया सभी को? ठीक। उसके बाद जब हमने चुंबक वाली स्टडी की, मैग्नेट वाली स्टडी की, उस वक्त हमने नीडल बनाई, नीडल बना के उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया। उसने भी हमको एक डायरेक्शन दिखाई, उसने भी हमको एक डायरेक्शन दिखाई। उसने हमको बिल्कुल ऐसी डायरेक्शन तो नहीं दिखाई, हालांकि इससे थोड़ा सा हट के ऐसे दिखाया इसने हमको। जब हमने मैग्नेटिक नीडल लगाई तो इस तरह से उसने हमको डायरेक्शन शो किया। इसका नॉर्थ इधर की तरफ था और उसका साउथ इधर की तरफ आया।
ये उस मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ और ये मैग्नेटिक नीडल का साउथ। तो एक डायरेक्शन हमने इसके बेसिस पर बना लिया। हमने बोला ये नॉर्थ है और ये साउथ है। देखो हमारा भौगोलिक उत्तर बिल्कुल ऐसा सीधा, लेकिन ये वाला उत्तर बिल्कुल इसके साथ सीधा नहीं, थोड़ा सा इससे ऐसा डिफर करता हुआ। ये भी नॉर्थ है, इसका नॉर्थ का नाम हमने रखा था जियोग्राफिकल नॉर्थ, हिंदी में भौगोलिक उत्तर। ये भी तो नॉर्थ है, तो इस नॉर्थ को क्या बोलोगे? क्या ये भी पृथ्वी की गति की वजह से है? आंसर इज नो, ये पृथ्वी की गति की वजह से नहीं है, ये तो मैग्नेट की वजह से है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया मैग्नेटिक नॉर्थ। इस वाले नॉर्थ का क्या नाम रख दिया हमने? मैग्नेटिक नॉर्थ, और इसका नाम रख दिया हमने मैग्नेटिक साउथ। बाकी ईस्ट वेस्ट अपना कर सकते हैं, अदरवाइज मैग्नेट से हम सिर्फ नॉर्थ और साउथ पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो अभी इसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय उत्तर। और इसको बोलेंगे चुंबकीय दक्षिण। इस तरह से पृथ्वी पर डायरेक्शन के दो अलग अलग सिस्टम हो गए, एक जियोग्राफिकल सिस्टम बन गया और एक सिस्टम मैग्नेटिक वाला बन गया। और मैं आपको बताऊं, ये दोनों ही सिस्टम हमने नहीं बनाए हैं, ये दोनों ही सिस्टम अर्थ ने बनाए हैं। दोनों ही सिस्टम अर्थ ने बनाए हैं। वो सन को क्यों यहां से निकालती है और क्यों यहां छुपाती है? तो हमने थोड़ी किया ये कम। मैग्नेटिक कंपास क्यों हर बार ऐसे ही रुकता है? ये हम थोड़ी रुका रहे हैं इसको। ये दोनों ही सिस्टम हमने नहीं बनाए हैं, ये दोनों सिस्टम अर्थ ने बनाए हैं। वी आर ओनली एंड ओनली स्टडिंग दिस सिस्टम। हम केवल इस सिस्टम को पढ़ रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया भैया, हमारी कोई गलती नहीं है इस पे, समझ रहे हैं? तो ये दोनों सिस्टम हम पढ़ रहे हैं बस, कि यह सब कुछ अर्थ ने अर्थ का करा धराया है। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, वो अर्थ अपना जिम्मेदार है। दोनों सिस्टम उसी ने बना के रखे आप, पर है ऐसा। अभी कभी भी बात आएगी भौगोलिक उत्तर, आप समझ जाओगे किसको बोलेंगे। भौगोलिक दक्षिण, चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण जान जाएंगे आप, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, अर्थ का एक फिगर मैं बनाऊंगा और उसमें दोनों डायरेक्शन एक साथ मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इस अर्थ पे दो डायरेक्शन के सिस्टम मुझे बनाने हैं। डायरेक्शन का एक सिस्टम ये है, देखिए एक ये डायरेक्शन है, ये वाला पॉइंट हमको दिखाता है जियोग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है, ये पॉइंट। और ये वाला जो पॉइंट है ये हमको दिखाता है बिल्कुल उल्टी दिशा में है, जियोग्राफिकल साउथ। ये हमने किसको देख के बनाया? सन को देख के। और देखिए इस ग्लोब में ये कहाँ है? तो जहां ये कील लगी हुई है ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है, और जहां इधर भी कील लगी हुई है ये जियोग्राफिकल साउथ है इसका। तो अगर मैं ऐसे रखूंगा तो ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है और ये जियोग्राफिकल क्या है? साउथ। हमने क्या किया? जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ ढूंढे, और ढूंढने के बाद क्या किया? इसके अंदर से एक ड्रिल कर दिया ऐसे पूरा, और यहां से इन दोनों को मिला दिया और मिला करके एक लाइन ये बना दी। जैसे इसको ड्रिल कर दिया है अंदर से, बिल्कुल आर पार लाइन मिला दी। आप जानते हैं ये जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ, इन दोनों को मिलाने वाली इस लाइन का नाम क्या होगा? इसको हम रखेंगे जियोग्राफिकल एक्सिस, भौगोलिक अक्ष, ठीक है। तो इसका नाम हमने बना दिया जियोग्राफिकल एक्सिस, भौगोलिक अक्ष, ओके, ठीक है। इसके बाद अगर ये इसका सेंटर है, ये इस तरह से हमारी अर्थ रोटेट कर रही है ऐसे। आप जानते हैं ये जो चीज मैंने बनाई है इसको क्या बोला जाता है?
देखो, आप कभी भी ग्लोब देखेंगे, इसमें पूरे इस ग्लोब पे ये बीचों बीच एक लाइन बनाई गई है, चारों तरफ इसके ऐसा, ये वो हमने लाइन बनाई है इसके चारों तरफ। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इसको क्या बोला जाता है? इक्वेटर बोलते हैं। और ये जो इक्वेटर है, ये जियोग्राफिकल इक्वेटर है, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गई सन से देखी जाने वाली डायरेक्शन के बारे में। अब हमने क्या किया, यहीं पर आके हमने एक मैग्नेटिक कंपास भी लगा दिया और देखा कि वो हमको क्या दिखाता है। देखो, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। हमने क्या किया, हम लोग इंडिया में हैं, ये इंडिया दिखाई दे रहा होगा आपको, नहीं दिखाई दे रहा है? इतनी दूर से नहीं दिखेगा। देखिए, गौर से देखिए, हमने क्या किया, कंपास ले लिया, मैग्नेटिक नीडल, और उसको हमने ऊर्ध्वाधर तल में घूमने की स्वतंत्रता दे दी। समझ आ गया? जब हमने उसको ऊर्ध्वाधर तल में घूमने की स्वतंत्रता दी तो हम क्या देखते हैं, यहां पर हमने उसको रखा, ऐसा क्षैतिज दिखाती है हमको। हम करेंगे ये, जिस तरफ वो हमको नॉर्थ दिखाएगी ना, हम उसके साथ साथ चलते जाएंगे। देखते हैं ये हमको कहां ले जाना चाहती है। कुछ बात हमारी समझ रहे हैं आप? जिस तरफ वो हमें नॉर्थ दिखाएगी, हम उसके साथ चलेंगे और देखते हैं कि हमको कहां ले जाना चाहती है, किधर की तरफ इंडिकेट करना चाहती है हमको। तो हमने ऊर्ध्वाधर तल में घूमने की स्वतंत्र करके इसको ऐसा पकड़ लिया। अब हम देखते क्या है कि ये हमको इधर की तरफ दिखा रही थी, तो हम इसके साथ चलते गए, थोड़ा आगे बढ़े, ये हल्का सा ऐसे हो गई। अब हम उस दिशा में चलने लगे तो हल्का सा ऐसे हो गई, और आगे बढ़े, ऐसे हो गई। इसने क्या किया, एक जगह जाते जाते ये ऐसे हर जगह मैग्नेटिक कंपास या नीडल पृथ्वी के साथ क्षैतिज नहीं रहती। देखो, कहीं पर ऐसे, कहीं ऐसे, कहीं ऐसे, कहीं ऐसे रहती है। हमने कहा कि चलो देख ही लेते हैं आज ये कहां ले जाएगी हमको। तो हम इसके साथ चलते गए, ये ऐसा टेढ़ी होती गई। एक जगह पर जाकर इसने बिल्कुल ऐसे हो गई है, ऊर्ध्वाधर। इसका मतलब अब हमको कहां चलना चाहिए, हम इसकी दिशा में चल रहे थे, एक जगह पर जाकर ये ऐसी हो गई। अब हमको कहां जाना चाहिए, अब पृथ्वी के अंदर जाना चाहिए, खुद की उसी जगह। तो हम गए नहीं, उस जगह हमने एक निशान लगा लिया और हमने देखा कि वो जो पॉइंट उसने हमको दिखाया बिल्कुल यहां नहीं दिखाता, वो इससे थोड़ा सा हट के ऐसा दिखाता, यहां पे हल्का सा साइड में। और क्योंकि ये मैग्नेटिक कंपास का कौन सा पोल था, नॉर्थ, इसलिए, और ये नॉर्थ जाके यहां से खड़ा हो गया, तो हमने बोला कि ये इसको नाम रख देते हैं नॉर्थ, क्योंकि कौन सा पार्ट, कौन सा पोल जाके यहां से खड़ा हो गया, नॉर्थ। तो हमने इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया, नॉर्थ। लेकिन ये काहे का नॉर्थ है, मैग्नेट का, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया मैग्नेटिक नॉर्थ। और मैग्नेटिक नॉर्थ की देखिए कि उसने बिल्कुल हमारे जियोग्राफिकल नॉर्थ पे नहीं दिखाया, हल्का सा उससे थोड़ा सा साइड में दिखाया, थोड़ा सा हट के उसने हमको दिखाया। लेकिन हम कैसे पकड़ पाए इस पॉइंट को, पता चला कंपास के नीडल के साथ साथ चलते गए और वो जाके एक जगह सीधी ऐसी खड़ी हो गई, ऊर्ध्वाधर, बिल्कुल तल के ऊर्ध्वाधर हो गई। इसका मतलब हमको यहां जाना चाहिए, तो हमने उसको बोल दिया, क्योंकि नॉर्थ पोल यहां जाके रुक गया, तो हमने उसका नाम ही रख दिया कि यह है मैग्नेटिक नॉर्थ। ऐसे ही साउथ को लेके पूरी दुनिया में घूमे, वो भी एक जगह इधर जाके रुक गया, जाके ऐसा ऊर्ध्वाधर, तो हमने वहां पर पॉइंट क्या कर दिया, साउथ। लेकिन ये जो नॉर्थ और साउथ था, ये नॉर्थ और साउथ वो वाला नॉर्थ साउथ नहीं था जो हमारी जियोग्राफी का नॉर्थ और साउथ। इसका नॉर्थ कहां पर था, थोड़ा सा इधर की तरफ था, यहां पर इसका नॉर्थ आया। अब आप बता सकते हैं ये कौन सा नॉर्थ है, क्या ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है? आंसर इज नो। ये कौन सा नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये चुंबकीय उत्तर है ये, ठीक है। और ऐसा ही हम पृथ्वी में दूसरी साइड गए तो यहां कहीं उसने हमको क्या दिखाया, मैग्नेटिक साउथ दिखाया। इस जगह पर उसने हमको दिखाया मैग्नेटिक
साउथ, ये वाला, और ये पॉइंट मैग्नेटिक नॉर्थ। अब आपको पता चला मैग्नेटिक नॉर्थ को कैसे पहचानेंगे हम। कंपास को ऊर्ध्वाधर तल में घूमना स्वतंत्र कर दीजिए और उसके साथ चले जाइए जहां ले जाती है आपको। एक जगह जाके सीधी खड़ी हो जाएगी नॉर्थ पोल, वो मैग्नेटिक नॉर्थ है, और जहां साउथ पोल सीधा खड़ा हो जाएगा वो मैग्नेटिक साउथ पोल है। फिर इसके बाद हमने दोनों पोल्स को मिला दिया आपस में, दोनों पोल्स को हमने आपस में ऐसा ज्वाइन कर दिया। अब ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये है मैग्नेटिक साउथ। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी, इस देखो जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ को मिलाने वाली लाइन जियोग्राफिकल एक्सिस। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली लाइन मैग्नेटिक एक्सिस। तो इस लाइन का हमने जो नाम रखा वो रख दिया मैग्नेटिक एक्सिस। हिंदी में क्या बोलेंगे आप इसको? चुंबकीय अक्ष। क्लियर? जियोग्राफिकल इक्वेटर ये है, मैग्नेटिक इक्वेटर कहां होगा? तो जियोग्राफिकल इक्वेटर जो होता है वो जियोग्राफिकल एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। तो जो मैग्नेटिक इक्वेटर होगा वो मैग्नेटिक एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा। फिर तो वो मैग्नेटिक इक्वेटर आपका कुछ इस तरीके का आएगा। देखो करीब करीब ऐसा रहेगा थोड़ा सा। ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा और इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर, इसको कहा जाएगा। और ये डायरेक्शन में हमको नीडल ने शो किया है, इधर की तरफ नॉर्थ मिला, इधर साउथ मिला। ठीक है, ये एक फिगर आप देख रहे हैं। आप इस फिगर की सहायता से हम एक चीज देख सकते हैं कि जो हमारा एक्चुअल जियोग्राफिकल नॉर्थ था उसी डायरेक्शन पे हमें मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा उससे हटा हुआ है। ये जितना एंगल ये हटा हुआ है ना, इसी को हम बोलते हैं दिक्पात कोण। जितने एंगल से ऐसा हटा हुआ होता है इसको हम बोला करते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। कुछ बात समझ में आ रही है हमारी आपको? अच्छा, तो इस तरीके का ये फिगर दिखेगा आपको, और यहां पर मैग्नेटिक कंपास का जो रेड पार्ट होगा वो इधर की तरफ दिखेगा आपको, नॉर्थ की तरफ, और सिल्वर वाला ये आपको दिखाई देगा। ये यहां पर बाई चांस ये हमको दिख गया 11.3 डिग्री एंगल दिख गया। तो ये 11.3 डिग्री एंगल ही क्या बोला जाएगा? दिक्पात कोण बोला जाएगा। समझ आ रहा है? तो दिक्पात कोण की परिभाषा में क्या हम डायरेक्टली लिख दें फिर कि चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच जो कोण बनता है? आंसर है नहीं, ये परिभाषा ठीक नहीं होगी। तो दिक्पात कोण की डेफिनेशन क्या सही होगी? दिक्पात कोण के लिए आपको दो तल के बारे में और समझना पड़ेगा। देखिए, दो तलों के बारे में समझिए, जरा ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। एक तल को हम बोलेंगे, उसका हिंदी में नाम रखेंगे भौगोलिक यामोत्तर। जियोग्राफिकल मेरिडियन कहा जाता है इसको, और एक दूसरा जो होगा उसको हम बोलेंगे चुंबकीय यामोत्तर
जिसको अंग्रेजी में कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर क्या है? पहले ही मैंने बता दिया, ये दो के दोनों ही तल हैं। प्लेन ऐसा, जैसा ये एक प्लेन है ऐसा ही ये प्लेन होते हैं। अब कौन से प्लेन को हम बोलेंगे भौगोलिक यामोत्तर और किसको बोलेंगे चुंबकीय यामोत्तर? अब सबसे पहले इन दो टर्म को आप सीख लीजिए। आपने क्लास 11th में अगर मैथ पढ़ी है तो एक चीज़ आपको उसमें आपके टीचर ने बताई होगी कि उसमें मैथ में एक चैप्टर आता है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। तो रेखा के बारे में इतना तो नॉलेज आपको होगा ही कि एक रेखा, एक लाइन बनाने के लिए कम से कम आपको कितने पॉइंट्स चाहिए? 2। कम से कम 2 बिंदु चाहिए अगर हमको एक लाइन बनानी है तो। लेकिन अगर आपको एक तल बनाना है तो उसके लिए कम से कम आपको 3 बिंदु चाहिए। कितने बिंदु चाहिए? 3 बिंदु। 3 पॉइंट्स को मिलाएंगे तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? एक प्लेन बन जाएगा। तो कम से कम 2 बिंदु क्या बनाने के लिए चाहिए? रेखा। और समतल बनाने के लिए कम से कम 3 बिंदु हमको चाहिए। यहां पर हम क्या बनाना चाहते हैं? तल। इसलिए भौगोलिक यामोत्तर किसको बोलेंगे? जरा सभी बच्चे गौर से समझिएगा इसको। देखो ये आपको समझ आएगा तो ही आपको दिक्पात कोण समझ में आएगा। ठीक है, भौगोलिक यामोत्तर किसे कहेंगे? यामोत्तर एक तल है तो इसे बनाने के लिए 3 बिंदु हमको चाहिए। कौन कौन से हम 3 बिंदु लेंगे? भौगोलिक के नाम से एक बात तो स्पष्ट है कि जरूर यहां से भौगोलिक वाली चीजें ली जाएंगी। ठीक है, हमको 3 बिंदु चाहिए। 3 में से 2 बिंदु तो हमारे पास हैं पहले से। कौन कौन? एक भौगोलिक उत्तर और दूसरा भौगोलिक दक्षिण। 2 बिंदु तो ये हो गए। अगर मैं इस ग्लोब में आपको दिखाऊं तो हम लोग इंडिया में यहां पर हैं, इस जगह पर। ये क्या है? दक्षिण भौगोलिक उत्तर, याद रखिए। और इधर की तरफ ये लगा हुआ है, ये है भौगोलिक दक्षिण। समझ रहे हैं आप? तो ये क्या है? भौगोलिक उत्तर और ये क्या है? भौगोलिक दक्षिण। 2 बिंदु मिल गए आपको। तीसरा कहां है? आप कहीं रहते हैं कि नहीं? कि आप भी यहीं बैठे हैं? पूरे दुनिया में कोई ना कोई सब जगह कहीं ना कहीं तो रहता है। अगर हम इंडिया में तो हम लोग यहां पर हैं इस समय, इस जगह पर। तो एक बिंदु वो हो गया जहां पर हम लोग हैं। हो गए 3 बिंदु। कौन कौन से बिंदु लेने हैं? एक हमें अपनी लोकेशन लेनी है और 2 बिंदुओं में एक भौगोलिक उत्तर और एक भौगोलिक दक्षिण। 3 बिंदु हो गए। अब तीनों बिंदुओं को मिलाता हुआ ऐसा एक प्लेन बना देंगे। इस पे एक प्लेन ऐसा बना देंगे। अब इस पे, अब इसके अंदर नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन एक तल हम ऐसा बना सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। समझ आ गई बात? तो ये इस तल को हम बोलेंगे भौगोलिक यामोत्तर। इस तल को क्या बोलेंगे हम? भौगोलिक यामोत्तर। क्योंकि इसको बनाने के लिए हमने जो यूज किया है वो अपनी लोकेशन, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण, 3 बिंदुओं का प्रयोग किया है। इसलिए ये वाला जो प्लेन बनेगा इन 3 बिंदुओं को यूज करके ये वाला प्लेन कहा जाएगा भौगोलिक यामोत्तर। क्लियर? चुंबकीय यामोत्तर अब आप समझ गए होंगे कैसे बनाया जाएगा। नहीं समझ पाए? चुंबकीय यामोत्तर कैसे बनाएंगे? अपनी लोकेशन। चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय उत्तर हमको कहां मिलता है? भौगोलिक उत्तर से थोड़ा इधर। ये क्या ले लिया हमने? चुंबकीय उत्तर ले लिया। इसके जस्ट अपोजिट यहां पर कौन है? चुंबकीय दक्षिण। जैसा ऐसे ये 2 बिंदु मिल गए आपको। तीसरा पॉइंट फिर से हम अपनी लोकेशन ले लेंगे। हम इंडिया में हैं तो तीसरी हमारी लोकेशन। अब इस बार क्या करेंगे? ये हमारी लोकेशन, यहां चुंबकीय उत्तर, यहां चुंबकीय दक्षिण। अब फिर से तीनों को मिलाता हुआ एक प्लेन बना देंगे ऐसा। पहला प्लेन जो बना था वो हमारी लोकेशन, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण, 3 बिंदुओं को मिलाता हुआ ऐसा बनाया था। यहां से गुजरा था वो प्लेन, ऐसे चला गया था।
उसको भौगोलिक यामोत्तर बोल दिया। चुंबकीय यामोत्तर में हमारी लोकेशन है, चुंबकीय उत्तर है और चुंबकीय दक्षिण है, वो थोड़ा सा इधर साइड में है। वो हमने जब बनाया तो वो थोड़ा ऐसा बना जा करके। अब दो तल आपको इमेजिन हो रहे हैं, देखिए कैसे दोनों तल बने। एक तल ये वाला बना जिसका नाम हमने रख दिया भौगोलिक यामोत्तर। इसमें ये हमारी क्या है लोकेशन, एक बिंदु भौगोलिक उत्तर और एक बिंदु भौगोलिक दक्षिण है। यहीं से खड़े होकर अपनी ही लोकेशन से एक तल हमने और बना दिया ऐसा। इसमें हमने कौन कौन से 3 बिंदु लिए, अपनी लोकेशन, चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण, ऐसे 2 तल बन जाएंगे। इन तलों के बीच जो ये एंगल आपको दिख रहा होगा, एक्चुअली ये वाले एंगल को हम बोलेंगे दिक्पात कोण। तो ये तल आपको कैसे दिखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसका एक मॉडल दिखाता हूं करके, आपको शायद दिख जाए। अगर ये हमने बना लिया क्या, भौगोलिक यामोत्तर, तो चुंबकीय यामोत्तर कैसा बनेगा, इससे थोड़ा सा तिरछा ऐसा बनेगा भौगोलिक यामोत्तर थोड़ा सा, या ऐसा आप मान लें इस तरीके से, समझ रहे हैं। अगर ये भौगोलिक यामोत्तर है, देखिए ऐसे कम बनता है दिखाते हुए, ये भौगोलिक यामोत्तर है। तो चुंबकीय यामोत्तर थोड़ा तिरछा ही तो बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ रहे हैं आप। अब इन दोनों तलों के बीच में जो एंगल बनेगा ना, उस एंगल का नाम हम रखेंगे दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। हम इस फिगर को आपको 2 तरह से बोर्ड पर बना के दिखा सकते हैं, दोनों तरह से मैं आपको दिखाऊंगा, आप समझने की कोशिश करिए। देखिए एक तरह से तो मैं ये बना सकता हूं, देखिए एक तल तो बेटा हमने ये बनाया भाई ऐसा, कोई भी तल आप इसको मान सकते हैं, भौगोलिक यामोत्तर या चुंबकीय यामोत्तर। दूसरा तल हम ऐसा भी बना सकते हैं, देखिए भैया ध्यान से, कुछ आप इसको समझ पा रहे हैं किस तरीके का बना हुआ है। ये 2 तल लगभग आ गए, इनमें से एक मान लिया हमने कि ये वाला जो हमारा है ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है, भौगोलिक यामोत्तर, और ये वाला जो हमने बनाया है ये हमने बनाया है मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय यामोत्तर। दोनों तलों के बीच में आप एक एंगल देख रहे हैं, कहीं पर वो एंगल दिख रहा है आपको, कहां पर दिख रहा है बता सकते हैं आप मुझे। ये देखिए ये वो एंगल दिख रहा है, इसको हम बोलते, इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और इसी का नाम है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन मतलब दिक्पात कोण। एक तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं, एक ऐसा भी हम आपको फिगर बना के दिखा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा।
ये देखिए एक दूसरी तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि कोई खुली किताब हो उस तरह से। तो यहां पर क्या होगी, देखो इसको देख के और ज्यादा समझ आ सकता है आपको। ये होगी आपकी लोकेशन, ये हमने मान लिया जियोग्राफिकल नॉर्थ है, और ये मान लिया जियोग्राफिकल साउथ है, और ये क्या है, ये आपकी लोकेशन है। ठीक है। इसी तरीके से ये पॉइंट को क्या माना जा सकता है, मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये क्या है, मैग्नेटिक साउथ, एंड दिस इज योर लोकेशन। दो तल बना लिए हमने, देखो एक तल ऐसा पीछे साइड दिख रहा होगा आपको, और एक तल ये आगे साइड दिख रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे एक बुक को खोल के रख दिया जाए, ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा साइड से आप देख सकते हैं। इसको नहीं दिख रहा है, ऐसा ये दिख रहा है। तो इसमें बता सकते हैं मुझे कौन सा है भौगोलिक यामोत्तर और कौन सा चुंबकीय यामोत्तर? ये आगे वाला क्या है, ये आगे वाला है चुंबकीय यामोत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये जो पीछे वाला तल आपको दिखाई दे रहा है, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है, भौगोलिक यामोत्तर। और इनके बीच में एंगल कहां दिख रहा है आपको, ये एंगल देखो इनके बीच में दिख रहा है आपको। ये वाला जो एंगल होगा ये अल्फा होगा, और इस अल्फा का ही नाम क्या है, दिक्पात कोण। समझ आ गया? तो बताइए, अभी अभी हमने तीन चीजें यहां पर आपको समझाई हैं। भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है, अपनी स्थिति, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। ठीक है। चुंबकीय यामोत्तर किसे बोलेंगे, अपनी स्थिति, चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण को मिलाने वाले तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। तो दिक्पात कोण किसको बोलते हैं, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। तो दिक्पात कोण तो बिल्कुल आसान है, केवल क्या समझ में आ जाए आपको, आपको भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर समझ में आ जाए तो फिर ये बड़ा आसान है। फिर तो आई होप कि ये चीज समझ में आ रही है आपको। तो इनकी परिभाषाएं नोट कर लिया जाए अब तो। ठीक है, चलिए मैं भी लिखता हूं, आप भी लिखिए। देखिए बेटा क्या लिखा गया है, भौगोलिक यामोत्तर के लिए लिखा स्वयं अपनी स्थिति, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले तल को भौगोलिक यामोत्तर कहा जाता है। समझ आया सबको? चुंबकीय यामोत्तर में स्वयं अपनी स्थिति, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, इन तीनों को मिलाता हुआ अगर एक प्लेन बनाएंगे उसको हम चुंबकीय यामोत्तर बोलेंगे। दिक्पात कोण किसको बोलेंगे, पृथ्वी पर स्थित किसी भी स्थान पर, क्योंकि हर जगह पर दिक्पात कोण अलग अलग मिलेगा भाई आपको। इसीलिए पृथ्वी पर स्थित किसी भी स्थान पर बनाए गए भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण को उस स्थान पर दिक्पात कोण कहा जाता है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान स्थान बदलने से बदल जाता है। समझ आया? तो ये होता है दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, that is the angle between the magnetic meridian and geographical meridian. And what are the geographical meridian and magnetic meridian, आपको सब बता दिया हमने। इसमें एक जो छोटी सी चीज मैंने सबसे लास्ट में लिख दी है कि स्थान अगर बदल जाएगा तो दिक्पात कोण का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, आप थोड़ा सा हमारी बात को ध्यान से समझिए। मैं इसके बारे में आपको बताता हूं कि स्थान बदलने से आखिर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कैसे चेंज हो जाएगा। ये काफी अच्छा है, इसको समझ लीजिए। देखिए बाई चांस मैंने क्या किया, मैं जिस लोकेशन पर हूं वहां से मैंने दो यामोत्तर बनाए। एक यामोत्तर मैंने ये बना लिया, पूरा तल मान लो ऐसा बना हुआ है, ऐसा पूरा प्लेन बना हुआ है, और एक मैंने ये बना लिया, और ये जहां पर दोनों जुड़े हैं ये क्या चीज है, ये हमारी लोकेशन है, क्योंकि हम हर तल तो यहीं से बना रहे हैं ना। ऐसा मैंने बनाया। अब आप थोड़ा सा अगर
कोशिश करेंगे इसको अच्छे से समझने की, तो ये बात आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी। ये हमने अपनी लोकेशन से दो तल ऐसे बना लिए, समझ आ गया। अब जब मैं इसे ऐसे आपको दिखाता हूं तो इनके बीच में कुछ एंगल दिखता है। अगर किसी इंसान का घर यहां पर है तो वो क्या देखेगा कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच इतना कोण बनता है, तो उसके लिए दिक्पात कोण बोलेगा ये है 30 डिग्री, मान लिया यहां पर। लेकिन अब आप सोचिए, एक आदमी यहां नहीं रहता है, वो यहां रहता है, इसकी सीध में बिल्कुल रहता है, जिसमें नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ और जो जियोग्राफिकल नॉर्थ है बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं। उसका घर यहां पर पड़ता है बाई चांस, इस जगह पर बिल्कुल उसकी सीध में। अब जब वो देखेगा तो कैसा देखेगा, वो तो ऐसे देखेगा। अब यहां से आप खुद इसको देखिए, आपको ये वाला यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर बिल्कुल एक सीध में दिख रहे हैं। दोनों के बीच का कितना एंगल दिखता है आपको, 0। तो ये वाला आदमी क्या बोलेगा कि नहीं नहीं 30 डिग्री नहीं है, दिक्पात कोण कितना है, 0 डिग्री है। एक आदमी का घर थोड़ा तिरछा यहां पर आ गया, उसके लिए ये भौगोलिक यामोत्तर, ये चुंबकीय यामोत्तर बना, वो बोलेगा नहीं, दिक्पात कोण 0 भी नहीं है, 15 डिग्री है। क्यों? क्योंकि हम सब की लोकेशन अलग अलग है। आप ग्लोब में समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपका टाइम ले रहा हूं, पर ये बड़ा अच्छा है, आपको समझ आ जाएगा तो आप कभी भी लिख सकते हो। समझ में ही नहीं आएगा तो फिर आप क्या लिखोगे। देखो ये क्या है, बताइए जल्दी से। भौगोलिक उत्तर, ये क्या है, तो ये क्या है, चुंबकीय उत्तर, और ये इधर क्या है। अब हमारी लोकेशन, बाई चांस एक आदमी यहां रहता है इस जगह पर, ये एक तल ऐसा बनाएगा, ठीक है, और दूसरा तल ये कैसा बनाएगा, ऐसा, क्योंकि उत्तर यहां पर है ना चुंबक का। तो एक प्लेन उसने ऐसा बनाया और एक प्लेन उसने ऐसा बनाया, दोनों के बीच कुछ एंगल बना, समझ आया। अब एक आदमी का घर बिल्कुल यहां पर पड़ता है इस जगह पर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहां पर, वो दोनों प्लेन्स कैसे बनाएगा। भौगोलिक यामोत्तर बनाने के लिए उसको ऐसा मिलाना पड़ेगा। चुंबकीय उत्तर यहां पर है तो चुंबकीय यामोत्तर बनाने के लिए भी उसको ऐसा ही मिलाना पड़ेगा। उसका भौगोलिक यामोत्तर भी ऐसा ही बना, उसका चुंबकीय यामोत्तर भी ऐसा ही बन गया। तो उसके लिए यही कोण कितने डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का हो गया। अब कुछ आपको इमेजिन हो रहा है मन में, नहीं समझ में आ रहा है। तो अलग अलग जगह पर आपकी लोकेशन होने से चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का एंगल भी आपको अलग अलग दिखेगा। जिस आदमी का घर यहां पर होगा, इधर बिल्कुल उसकी सीध में, वो भी अपना भौगोलिक यामोत्तर ऐसा बनाएगा और चुंबकीय यामोत्तर भी उसी के ऊपर बनाना पड़ेगा उसको। उसके लिए भी ये कोण कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। पर एक आदमी जो यहां रहता है, यहां जो रह रहा है, अमेरिका वगैरह में रह रहा है वो आदमी, वो अपना भौगोलिक यामोत्तर कैसा बनाएगा, ऐसा इसको काटते हुए। चुंबकीय यामोत्तर कैसा बनाएगा, ऐसा इसको काटते हुए। अब दोनों के बीच कुछ एंगल आएगा कि नहीं आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। जो आदमी यहां रहेगा उसके लिए ऐसा और ऐसा का वो एंगल बड़ा बन जाए, हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर रहने वालों के लिए दिक्पात कोण का मान भी अलग अलग हो सकता है। समझ आया कि मैंने बोल दिया इसलिए आप भी कहने लगे हाँ ठीक है यही सही है, समझ आ गया ना। तो इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में एक लाइन लिख दी है कि दिक्पात कोण का मान अलग अलग स्थान पर कैसा होगा, अलग अलग रहेगा। किसी के लिए वो 11.3 डिग्री होगा, किसी के लिए वो 15 डिग्री आएगा, किसी के लिए वो कोण और कुछ हो सकता है 17 डिग्री हो सकता है, किसी के लिए वो एंगल 0 डिग्री मिलेगा उसको। बट इट इज पॉसिबल दैट द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट लोकेशन। अलग अलग स्थितियों के लिए दिक्पात कोण भी कैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा। अब आप मुझे ये बताएं, क्या दिक्पात कोण के बारे में सारा कुछ आपको समझ में आया? कोई डाउट तो किसी को नहीं है? अभी इसमें एक चीज और अर्थ के बारे में मुझे बड़ी अच्छी सी बतानी है आपको। कभी भी अगर ग्लोब को आपने नजदीक से देखा हो, या कभी इसको देखिए जब आप जल्दी आ जाते हैं तो जल्दी आते हो तो बात करते रहते हो,
पढ़ाई के बारे में देखने का टाइम ही कहाँ है आपके पास? सब काम करने का टाइम है, पढ़ाई से रिलेटेड चीजें देखने का आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं, बड़ा अभाव है। लेकिन कभी आ जाए पहले तो आप देखिएगा जरूर, या कभी देखा होगा तो आपको महसूस होगा इसमें लाइनें ऐसे ऐसे बनी रहती हैं, देखे हैं आप, जानते भी हैं ये लाइनों का क्या मतलब रहता है, और ऐसे ऐसे लाइंस भी बनी रहती हैं, इनका क्या मतलब होता है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा इनका क्या मीनिंग होगा। और अब तो हम आगे जो एड्रेस हम देते हैं ना किसी चीज का, वो एड्रेस इन्हीं लाइनों के बेसिस पर हम देते हैं, इन्हीं लाइंस पर हम बताते हैं एड्रेस, इतने डिग्री नॉर्थ, इतने डिग्री वेस्ट, ये इस तरीके से एड्रेस बताते हैं। बट क्योंकि आज हमारा आर्टिकल दिक्पात कोण था, इसलिए दिक्पात कोण को मैंने कंप्लीट किया है। एंड आई होप कि दिक्पात कोण कहते किसको हैं। आज जितनी भी मैंने बातें बताई हैं, जियोग्राफिकल डायरेक्शंस, मैग्नेटिक डायरेक्शंस, इक्वेटर्स, मेरिडियंस जो बताएं, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जो बताया है, ये सब आपको समझ में आया ऐसा मुझे लग रहा है। तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रखते हैं। आगे 36 लाइनें क्यों बनी हैं, ऊर्ध्वाधर लाइंस का क्या काम है, इन सब का जिक्र करेंगे हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।